सलाम सामीन। जून 1905 में जर्मनी के एक नौजवान साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक रिसर्च पेपर शाया हुआ। इस पेपर ने फिजिक्स की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। ये पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर है। रिलेटिविटी कायनात का एक नया रूप था जहां चलने वालों के लिए फासले सिमट जाते हैं और वक्त ठहरने लगता है। कायनात के इस रूप को दरियाफ्त करना गालिबन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फिक्री कारनामा था, लेकिन अपने इस कारनामे से आइंस्टाइन पूरी तरह से मुतमईन नहीं था, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर से एक और नतीजा उभर रहा था। एक ऐसा नतीजा जो गैर मामूली हद तक अजीब और चौंका देने वाला था। अगले 3 माह के मुसलसल गौर व फिक्र के बाद बिल आखिर आइंस्टाइन ने इस अजीबो गरीब ख्याल को शाया करवाने का फैसला किया। अपने पहले पेपर की कॉन्टिन्यूटी में आइंस्टाइन ने एक मुख्तसर सा नोट तहरीर किया और उसी साइंसी जरीदे को भिजवा दिया जिसमें उसका पहला पेपर शाया हुआ था। स्पेशल रिलेटिविटी का ये नतीजा इतना गैर मामूली था कि इस नोट के टाइटल पर आइंस्टाइन को एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ा। इस नोट का टाइटल था कि क्या एक बॉडी का इनर्शिया उसके एनर्जी कंटेंट पर डिपेंडेंट है, यानी क्या एक जिस्म में मौजूद मादा दरअसल एनर्जी है। इस नोट की इंग्लिश ट्रांसलेशन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 2 सफ़ात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी सोच की पावर कितनी गैर मामूली है। ये 2 सफ़े इस हकीकत की गवाही हैं कि कौमों की तकदीर साइंस की लोहे गैर महफूज पर लिखी जाती है। ये 2 सफ़ात अमेरिका और ईरान की हालिया जंग की बुनियाद हैं। इन सफ़ात में हिरोशिमा और नागासाकी का बदनसीब मुकद्दर लिखा है। यहाँ कोल्ड वॉर की न्यूक्लियर रेस से जुड़ा 40 साल का आलमी खौफ मौजूद है। यहाँ चेरनोबिल शहर की बर्बादी का हाल लिखा है और यहाँ चागी के धमाकों में गूंजते पहाड़ों की धूल उड़ रही है। आप इसे खुशकिस्मती कहिए या बदनसीबी, लेकिन इन 2 सफ़ों में आइंस्टाइन ने एटम का राज खोल दिया था। वो राज जिसमें एक तरफ इंसानियत के लिए तवानाई का लामुतनाही खजाना छुपा था और दूसरी तरफ मुकम्मल तबाही का इम्कान भी। आइंस्टाइन का ये इजाफी नोट सितारों की चमक और सूरज की रोशनी की पहली साइंसी वजाहत थी। सोचिए कि जब आइंस्टाइन ने ये सफ़े अपने हाथ में थामे होंगे तो शायद एक लम्हे के लिए उसके जहन में डॉक्टर ऑक्टोपस का ये डायलॉग गूंज गया हो, सूरज की असीम शक्ति अब मेरे हाथ में है। हमारी सोसाइटी में लोग आइडियाज़ की ताकत को नहीं समझते, क्योंकि हमें सिखाया गया कि कायनात के राज जानकर हमने क्या करना है। हमने एक अलिफ को काफ़ी करार दिया और इल्म हासिल करने को डिस्करेज करने लगे। हमें इल्म से बस करने का कहा गया और हम ये भूल गए कि इल्म का इजाफा तो हमारी दुआओं में शामिल था। हमारे उरूज की इमारत इल्म की बुनियाद पर खड़ी थी, लेकिन इस इमारत को गिरा के अपना महल तामीर करने वाले आपको ये सच नहीं बताएंगे कि कौमों की तकदीर साइंस की उस लौह पर लिखी जाती है कि जिसकी तहरीर और इस तहरीर को बदलने वाली कौम की तकदीर चंद साल में बदल जाती है। तो आइए साइंस की लौह पे लिखे इन चंद सफ़ात को समझने की कोशिश करें कि जिन पर 20वीं और 21वीं सदी की अक़वाम की तकदीर दर्ज है। ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो हमें बताती है कि वक्त क्या चीज़ है, खला क्या है। आम तासुर के बरक्स साइंस की बेशतर थ्योरीज के मुकाबले में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना बहुत आसान है। इसकी वजह यह है कि ये थ्योरी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी नहीं बल्कि प्रिंसिपल थ्योरी है। इस फर्क को ज़रा गौर से समझें। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में रियलिटी का एक पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर इस मॉडल को मुख्तलिफ सिचुएशंस पर अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर एटॉमिक थ्योरी एक कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है जिसमें एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाता है और फिर इस स्ट्रक्चर की मदद से मैटर के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल थ्योरी में कोई तफसीली मॉडल पेश नहीं किया जाता, बल्कि एक उसूल बताया जाता है और उसका नतीजा बताया जाता है। मिसाल के तौर पर जब वालिदैन बच्चों को एक उसूल बताते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच में करंट है और इस उसूल का नतीजा बताते हैं कि स्विच को हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा, तो ये एक प्रिंसिपल थ्योरी है जिसे बच्चे चुपचाप मान लें तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस थ्योरी को टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक प्रिंसिपल थ्योरी है। इस थ्योरी में कायनात का कोई तफसीली मॉडल पेश नहीं किया गया, बल्कि एक बुनियादी उसूल बयान किया गया है और ये बताया गया है कि इस उसूल से क्या नताइज निकलते हैं।
तो इस हिसाब से आइंस्टाइन की ये थ्योरी निहायत आसान है। आपने एक उसूल समझना है और इस उसूल के नताइज समझने हैं। वाहिद मुश्किल बात इस थ्योरी में ये है कि इंसानी ज़हन के हिसाब से इस थ्योरी का उसूल भी जादुई है और इससे निकलने वाले नताइज भी जादुई हैं। वो जादुई उसूल ये है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यानी रोशनी की रफ्तार किसी सूरत नहीं बदलती। इसकी एक ही वैल्यू है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, न कम न ज्यादा। हमारी दुनिया के हिसाब से ये स्पीड बहुत तेज है, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से ये स्पीड बहुत स्लो है। इतनी स्लो कि मरीख वालों को फोन करें तो एक हेलो का जवाब आने में 40 मिनट लगते हैं। लेकिन मसला ये नहीं कि ये स्पीड स्लो है या फास्ट, मसला ये है कि ये स्पीड जितनी है उतनी ही है, ना ये कम होती है ना ज्यादा होती है। और ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो वो एक छलावा या शराब बन जाएगी कि जिसके पीछे जितना तेज भागो वो उतनी ही तेजी से दूर होती जाएगी। सो हमारे इर्द गिर्द की चीजों की स्पीड हमेशा रिलेटिव होती है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, बिल्कुल इसी तरह स्पीड भी देखने वाले की आंख में होती है। 100 मील की स्पीड पर जाती कार में अगर आप अपने हाथ में पकड़ी बॉल को छोड़ें तो वो आपके पांव पे आ गिरेगी, लेकिन इसी बॉल को आप कार की विंडो के बाहर छोड़ें तो इस बॉल की स्पीड शोएब अख्तर के बाउंसर्स जितनी खतरनाक होगी। 30 की स्पीड पे जाते ट्रक पर आप 30 की स्पीड से आगे की तरफ भागें तो रोड के हिसाब से आपकी स्पीड 60 होगी, लेकिन इसी ट्रक पे आप उल्टी तरफ 30 की स्पीड से जाएं तो रोड के हिसाब से आपकी स्पीड 0 होगी। तो बात यह है कि हमारी दुनिया में स्पीड कांस्टेंट नहीं रिलेटिव होती है। बाज लोग स्पीड को कांस्टेंट समझने की गलती करते हैं और चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी जो स्पीड उनकी ट्रेन के अंदर है वही स्पीड ट्रेन से बाहर भी होगी। लेकिन फिर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उन्हें पता चल जाता है कि ट्रेन के बाहर के हिसाब से उनकी स्पीड कुछ और थी। तो हमें जहन में रखना चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्ट की स्पीड मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुख्तलिफ होती है। इस बात को एक मिसाल के जरिए समझें। फर्ज करें कि आप रोड पे खड़े हैं और एक बाइक आपको 50 की स्पीड पर क्रॉस करती है। आप अपनी बाइक पे उस बाइक का पीछा करते हैं, तो जब आपकी बाइक 10 की स्पीड पर पहुंचेगी तो अगली बाइक की स्पीड आपके लिहाज से 40 पे आ जाएगी, और जब आप 30 की स्पीड पर पहुंचेंगे तो उस बाइक की स्पीड आपके लिहाज से 20 पे आ जाएगी, और जब आप 50 की स्पीड पर पहुंचेंगे तो उस बाइक की स्पीड आपके लिहाज से 0 हो जाएगी। यानी अगली बाइक की स्पीड आपकी स्पीड के लिहाज से मुसलसल बदलती रहेगी। यहाँ तक तो बात हमारी कॉमन सेंस के एन मुताबिक है, लेकिन अब फर्ज करें कि अगली बाइक की स्पीड रिलेटिव नहीं कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि आपके लिहाज से इस बाइक की स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर फी घंटा पर फिक्स रहेगी। अब आप इस बाइक के पीछे जितनी मर्जी स्पीड से जाएं, लेकिन आप इसके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि आप जितनी भी स्पीड पकड़ लें, कांस्टेंट स्पीड वाली बाइक की स्पीड आपकी स्पीड से 50 किलोमीटर फी घंटा आगे ही रहेगी, और अल्टीमेटली आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो बंदा जो अगली बाइक पर बैठा है वो कोई इंसान नहीं है। यही हिसाब स्पीड ऑफ लाइट का है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यानी लाइट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चाहे कोई कितनी भी स्पीड से रोशनी का पीछा करे, रोशनी की रफ्तार उसकी रफ्तार से हमेशा 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड आगे रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने का उसूल आइंस्टाइन ने दरियाफ्त नहीं किया था। ये उसूल 1887 में माइकलसन और मॉर्ले ने दरियाफ्त किया था। इससे पहले 1849 में फ्रेंच साइंटिस्ट फिजो एक शानदार तजर्बे की मदद से ये मालूम कर चुके थे कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। ताहम उस दौर की फिजिक्स के मुताबिक रोशनी की ये रफ्तार देखने वाले के हिसाब से बदलनी चाहिए थी। इसी उसूल को जहन में रखते हुए माइकलसन और मॉर्ले ने अपना मशहूर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उनका ख्याल था कि जिस तरह चलती ट्रेन में फेंकी जाने वाली बॉल की स्पीड मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल इसी तरह जमीन की हरकत की वजह से रोशनी की रफ्तार भी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ होगी। लेकिन तजर्बे की रोशनी में माइकलसन और मॉर्ले की ये सोच गलत साबित हुई। उनके एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि रोशनी की रफ्तार हर डायरेक्शन में एक जैसी रहती है। ये नतीजा क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ इंसानी जहन के लिए भी बहुत बड़ा झटका था,
क्योंकि इंसानी जहन के लिए कांस्टेंट स्पीड का अक्ली तसव्वुर बनाना बहुत ही मुश्किल है। हमारा दिमाग रिलेटिव स्पीड्स को समझने के लिए इवॉल्व हुआ है। ये हमारे दिमाग का फंडामेंटल लॉजिक है कि ज़्यादा तेज़ दौड़कर हम शिकारी से ज़्यादा दूर भाग सकते हैं और शिकार के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। लेकिन ये सोच हमारे दिमाग को शल कर देती है कि हम चाहे जितना मर्जी तेज़ दौड़ लें, लेकिन ना हम शिकार के करीब जा सकते हैं, ना शिकारी से दूर भाग सकते हैं। ताहम हमारे ज़हनी लॉजिक के फेल होने का मतलब ये नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने का उसूल गलत है। कायनात इस बात की पाबंद नहीं है कि वो अपने कवानीन हमारी कॉमन सेंस के हिसाब से डिज़ाइन करे। स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट होना एक ऐसा उसूल था जो तजुर्बे की कसौटी पर साबित हो चुका था और इसका इनकार करना मुमकिन नहीं था। चुनांचे अगली एक दहाई तक साइंसदान इस कोशिश में लगे रहे कि इस अजीबोगरीब हकीकत को किसी तरह से कॉमन सेंस के दायरे में लाया जाए, मगर बाकी साइंसदानों के बरक्स आइंस्टाइन ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। उसने ये सवाल नहीं उठाया कि रोशनी की रफ्तार ऑब्जर्वर की स्पीड के लिहाज से बदलती क्यों नहीं, बल्कि उसने इस उसूल को एक हकीकत के तौर पर कबूल किया और फिर इस उसूल से नताइज अखज़ करने शुरू कर दिए, और वो नताइज उसूल से भी ज़्यादा हैरान कुन थे। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानने का पहला नतीजा तो ये है कि वक्त की रफ्तार कांस्टेंट नहीं है। यानी हर शख्स का 1 घंटा 1 घंटे में नहीं गुजरता, किसी का घंटा आधे घंटे में गुजरता है, किसी का 1.5 घंटे में, और किसी के लिए तो वक्त बिल्कुल ही ठहर जाता है। इसका मतलब है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। यानी जिस तरह खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी देखने वाले की आंख में होती है। स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने की वजह से वक्त रिलेटिव कैसे हो जाता है, इस बात को एक सादा सी मिसाल के जरिए समझा जा सकता है। फर्ज करें कि एक चलती ट्रेन में एक बॉल यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ आती है और 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय करके फर्श से टकराती है। अब फर्ज करें कि ये ट्रेन 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के हिसाब से ये बॉल 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 5 मीटर का फासला वर्टिकल डायरेक्शन में तय करेगी, जो कि करीबन 11 मीटर का फासला बनता है। यानी ट्रेन में मौजूद लोगों के हिसाब से बॉल की स्पीड 5 मीटर फी सेकंड है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े लोगों के हिसाब से बॉल की स्पीड करीबन 11 मीटर फी सेकंड है। और चूंकि बॉल की स्पीड देखने वालों के हिसाब से मुख्तलिफ है, इसलिए हम कहते हैं कि बॉल की स्पीड रिलेटिव है। यहां तक तो ये बात हमारी कॉमन सेंस के ऐन मुताबिक है, लेकिन अब फर्ज करें कि बॉल की स्पीड रिलेटिव नहीं, कांस्टेंट है। ये बात आपने सिर्फ समझने के लिए फर्ज करनी है, वरना लाइट के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। सो फर्ज करें कि बॉल की स्पीड कांस्टेंट है, यानी ये स्पीड ट्रेन के अंदर या बाहर के हिसाब से चेंज नहीं होगी। आप चाहे ट्रेन के अंदर हों या बाहर, आप यही देखेंगे कि बॉल 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय करती है। अब चूंकि अंदर वालों के मुताबिक फर्श से टकराने के लिए बॉल ने 5 मीटर का फासला तय करना है और बाहर वालों के मुताबिक 11 मीटर का फासला तय करना है, तो 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड पर अंदर वालों के मुताबिक बॉल 1 सेकंड में फर्श से टकराएगी, जबकि बाहर वालों के लिए बॉल करीबन 2 सेकंड में फर्श से टकराएगी। इसका मतलब है कि बाहर वालों को लगेगा कि अंदर वालों का 1 सेकंड 2 सेकंड में गुजर रहा है। इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने का लाजमी नतीजा है। रोशनी की इस जादुई खासियत ने आइंस्टाइन पे कायनात का ये राज मुनकशिफ किया कि वक्त का बहाव सबके लिए एक जैसा नहीं होता। वक्त की रफ्तार स्पीड टू स्पीड वेरी करती है, यानी चलने वाले जितना तेज चलेंगे उनका वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इस हैरान कुन नतीजे की तस्दीक बहुत से तजर्बात के जरिए की जा चुकी है। 1971 में हेफले और कीटिंग ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए और उन पर एक जैसा टाइम सेट किया। फिर एक क्लॉक को उन्होंने अपनी लैब में छोड़ा और दूसरे क्लॉक को 3 दिन तक मुख्तलिफ प्लेन्स में रखकर उड़ाते रहे। इसके बाद जब दोनों क्लॉक्स का टाइम कंपेयर किया गया तो पता चला कि लैब वाले क्लॉक पर 60 नैनोसेकंड्स एक्स्ट्रा बीत चुके थे, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से प्लेन वाले क्लॉक का टाइम स्लो हो गया था। टाइम डायलेशन का तजुर्बा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। किसी के इंतजार में अगर आपका वक्त नहीं कट रहा तो आप एक ट्रेडमिल पर खड़े होकर रोशनी की रफ्तार से भागना शुरू कर दें, तो आप नोट करेंगे कि आपका घंटों का इंतजार
منٹوں میں ختم ہو جائے گا. لیکن اتنا تیز دوڑنے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی سپیڈ بڑھے گی ویسے ویسے آپ کا وزن بھی بڑھتا جائے گا. تاہم اس سائیڈ ایفیکٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اصول کو سمجھ کر اور اس اصول پر تھوڑی سی انجینئرنگ کر کے ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایٹم بم بنانے کا طریقہ ہم اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ.